हेलो दोस्तों, डेटा एजू वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे कई व्यूअर्स के कमेंट्स भी आए हैं और ईमेल्स भी आए हैं कि आप केपीआई के बारे में कुछ बताइए। तो आज मैं आपके लिए एक्सेल में केपीआई लेके आया हूं, जिसे हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं। और ये क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, आज हम इसके बारे में बताएंगे। और डेटा से हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाएंगे, जो एक तरह का डैशबोर्ड ही होता है। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। और इसमें जो एलिमेंट मैं ऐड करूंगा वो एलिमेंट्स आपके एक्सेल में भी, एक्सेल के डैशबोर्ड में भी यूज किए जाते हैं। तो आपके लिए एक्सेल का, आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सेल का सेकंड डैशबोर्ड भी है और ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी है। और ये जो केपीआई है, हम इसे बेसिक भी कह सकते हैं और एडवांस भी कह सकते हैं। एडवांस मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि इसमें कुछ चार्ट्स को मैं इंटरेक्टिव तरह से यूज करूंगा और कुछ इसमें फंक्शन भी यूज करूंगा। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डैशबोर्ड और केपीआई के बारे में डिफरेंस समझ लेते हैं कि दोनों का क्या काम होता है। ठीक है, और दोनों को अलग अलग क्यों माना गया है। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं केपीआई की। तो ए केपीआई इज ए मेजरेबल वैल्यू दैट इंडिकेट्स हाउ इफेक्टिवली ए कंपनी और इंडिविजुअल इज अचीविंग की बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि हम केपीआई एक मापने के लिए एक वैल्यू है, ये जो यह बताता है कि कोई कंपनी या व्यक्ति कितनी इफेक्टिव तरह से मुख्य व्यवसायिक जो उनके ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको प्राप्त कर रहा है। और वहीं अगर हम एक्सेल के डैशबोर्ड की बात करें तो हम इसमें कह सकते हैं कि एन एक्सेल डैशबोर्ड इज ए डेटा विजुअलाइजेशन टूल। जो एक्सेल डैशबोर्ड होता है वो डेटा विजुअलाइजेशन टूल होता है जो एक्सेल में ही बनाया जाता है। ठीक है, और जो मुख्य मैट्रिक्स और इनसाइट्स का ओवरव्यू प्रदान करता है। ठीक है, यह डेटा को यूजर फ्रेंडली फॉर्मेट में प्रस्तुत करने के लिए चार्ट, टेबल और अन्य तरह के जो विजुअल एलिमेंट हैं उनका उपयोग करता है। अब हम बात कर लेते हैं पर्पस। केपीआई का पर्पस क्या होता है। ठीक है, तो केपीआई हेल्प्स ट्रैक प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्पेसिफिक गोल्स एंड आर यूज्ड टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस ओवर टाइम। हम कह सकते हैं कि केपीआई जो है किसी भी चीज की प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद करता है और समय के साथ जो परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। वहीं अगर हम डैशबोर्ड की बात करें, इट ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट ए सेट ऑफ डेटा विच में इंक्लूड केपीआई। इसमें केपीआई भी इंक्लूड होता है इन एन इंटरेक्टिव विजुअल फॉर्मेट फॉर इजी एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। यह डेटा के एक सेट जिसमें केपीआई शामिल होता है को इंटरेक्टिव विजुअल फॉर्मेट में व्यवस्थित और प्रस्तुत करता है ताकि आसान विश्लेषण किया जा सके और निर्णय लेने में थोड़ी हेल्प मिल सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एग्जाम्पल की, कि किस तरह के एग्जाम्पल दोनों में होते हैं। तो जैसे कि केपीआई में हम सेल्स ग्रोथ का केपीआई बना सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का भी हम केपीआई बना सकते हैं, रेवेन्यू टारगेट है और कितना हो गया है, कितना हमारा बचा है, उसका भी हम केपीआई बना सकते हैं। किसी सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी का हम केपीआई बना सकते हैं। तो आज हम जो बनाएंगे वो हम सेल्स पर्सन की परफॉर्मेंस का या उसकी प्रोडक्टिविटी का हम केपीआई बनाएंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें एक्सेल में तो ये एक्सेल डैशबोर्ड डिस्प्ले सेल्स परफॉर्मेंस, इन्वेंट्री लेवल्स एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। हम ये काम एक्सेल डैशबोर्ड में करते हैं। ठीक है, अब हम फोकस की बात करते हैं कि केपीआई में किस चीज़ का फोकस किया जाता है। तो स्पेसिफिक मैट्रिक्स दैट अलाइन विद टारगेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यानी कि एक विशेष तरह की मैट्रिक्स को जो स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्ट के साथ मेल खाते हों। अब हम बात करते हैं एक्सेल डैशबोर्ड की। तो एक्सेल डैशबोर्ड में फोकस क्या होता है कि विजुअल टूल, ए विजुअल टूल है दैट कैन इंक्लूड केपीआईज एंड अदर डेटा पॉइंट्स मेकिंग इट इजी टू मॉनिटर वेरियस मैट्रिक्स। ठीक है, तो विजुअल टूल जो केपीआई और अन्य डेटा बिंदुओं को शामिल कर सके जिसमें हम मैट्रिक्स को निगरानी करना आसान हो जाता है। तो इन दोनों में ये अंतर है। केपीआई एक तरह का डैशबोर्ड ही होता है, लेकिन केपीआई में क्या होता है कि हम किसी की परफॉर्मेंस को फाइंड करते हैं और विजुलाइज करते हैं। अगर हम संक्षेप में बोले तो केपीआई आर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स while an Excel dashboard is a tool that can display those KPIs along with other data in a visual format। तो अब हम दोनों का अंतर हम समझ गए हैं। चलिए अब हम एक केपीआई बनाते हैं
और बहुत ही विशेष तरह से बनाएंगे और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम पहुंचते हैं अपनी एक्सेल सीट पे। तो दोस्तों ये मेरी एक्सेल सीट है और इस एक्सेल सीट में मुझे केपीआई बनाना है और मैं इस केपीआई को पोर्ट्रेट प्रिंट व्यू पे बनाऊंगा। तो उसके लिए कुछ हम काम कर लेते हैं। सबसे पहले मैं, चूंकि हमें जो बनाना है वो सेल्स पर्सन की प्रोडक्टिविटी का केपीआई बनाना है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस का केपीआई बनाना है। ये मेरा जो डेटा है ये सेल्स पर्सन का है, ठीक है, ये सेल्स पर्सन के नाम है। मेरे पास 1258 रो में डेटा है और ये 2012 से 2016 तक का डेटा है, ठीक है। इन ईयर्स में किस सेल्समैन ने कितनी सेल की और किस प्रोडक्ट की तो यहाँ पर मेरे प्रोडक्ट हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह हैं। किस सेल्स पर्सन ने कितने प्रोडक्ट सेल किए, ठीक है। हमें इसका एक केपीआई बनाना है। तो हम सबसे पहले एक सीट बना लेते हैं और सीट 1 का हम नाम रख देते हैं D2 रख देते हैं, ठीक है। इसका नाम D2 रख दिया है। हम यहाँ पर सारे सेल्समैन हैं, इन सबको कॉपी करते हैं और यहाँ हम पेस्ट कर देते हैं। पहली रो को डिलीट कर देते हैं और इनको डेटा टैब में जाके रिमूव डुप्लीकेट पे जाते हैं और यहाँ पे ओके कर दें, ठीक है। तो हमारे जो सेल्समैन हैं वो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। तो 5 सेल्समैन का डेटा हमारे पास निकल के आ गया। दोस्तों इसको मैं यूज करूंगा केपीआई में, इसलिए उस केपीआई बनाने से पहले अलग से नोट कर लेता हूं। और ये मुझे इस्तेमाल करना है डेटा वैलिडेशन में। मेरे पास कितनी ईयर का डेटा है, तो मेरे पास 2012, 2013, 2014, 15 और 16 इन ईयर्स का डेटा है मेरे पास। इसको भी मुझे डेटा वैलिडेशन में लेना है। अब मैं एक और शीट बनाता हूँ, इसका नाम केपीआई रखता हूँ। यहाँ पर मैं केपीआई बनाऊंगा। तो मैं केपीआई पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ सेल्स ले लेता हूँ, ठीक है। इनको मर्ज कर लेता हूँ, इसको एक कलर दे देते हैं। चलिए ये वाला कलर दे देते हैं। और चूंकि हमें सेल्स पर्सन की जो परफॉर्मेंस है उसका इंडिकेटर बनाना है, इसको ब्रैकेट में यहाँ पर केपीआई लिख देते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं टाइप करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको टाइप करके टेबल बना देता हूँ और आप उसे एज इट इज अपनी प्रैक्टिस फाइल में बना लीजिए। मैं यहाँ पे टेबल पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर एक टेबल बना ली है, इनके नाम रख दिए हैं। एक टेबल दोस्तों मैंने यहाँ पर बना ली है, ठीक है। इनके बीच में 2 लाइंस का गैप रखना है। मुझे इस एरिया में चार्ट बनाना है और यहाँ पर एक डेटा वैलिडेशन का मुझे फील्ड ऐड करना है और एक यहाँ पे करना है। मैं दोस्तों यहाँ पर पाइवट टेबल यूज नहीं करने वाला हूँ और उस पाइवट टेबल को जो यूज करता हूँ उसकी जगह पे मैं फंक्शन यूज करूँगा। वो काम हम पाइवट टेबल से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको, चूंकि मैंने अभी तक डैशबोर्ड में फंक्शन के साथ डैशबोर्ड बनाना नहीं बताया, तो मैं ये केपीआई बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके लिए फंक्शन के साथ डेटा को कंसोलिडेट करने के तरीके बताता हूँ, ठीक है। तो मैं केपीआई वाली इस पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैं डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ, ठीक है। डेटा टैब पे जाने के बाद यहाँ पे एक लिस्ट वाला ऑप्शन है, इसे ले लेता हूँ, ठीक है। अब कौन सी लिस्ट लेना है, मुझे ईयर वाली चाहिए। दोस्तों इसका नाम मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा और इसको ईयर कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे ईयर चाहिए, तो मैं डेटा वैलिडेशन जाता हूँ और यहाँ पे लिस्ट पे जाता हूँ और सोर्स कहाँ से मुझे लेना है, सोर्स क्या है मेरा, सोर्स मेरा D2 वाली सेल। यहाँ पर 2012 से 2016 तक का मेरे पास डेटा है। मैन वाली जो हमारा डेटा है वो 2012 से 16 तक है, इसलिए मैंने इन ईयर्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा ईयर्स आ गए, ठीक। मुझे इन ईयर्स की यहाँ से चेंज करके उनके परफॉर्मेंस की जरूरत पड़ेगी कि किस ईयर में किस सेल्समैन का परफॉर्मेंस क्या है। मैं इन 3 रो को मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर भी मैं डेटा टैब पर जाता हूँ और डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ। यहाँ पर भी लिस्ट पर जाता हूँ और सोर्स में मैं D2 वाली जो मेरी शीट है इसमें जो मेरे सेल्समैन है इनके नाम यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। इनको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, इनका फॉन्ट भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको बोल्ड इटैलिक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे सेल्समैन है। अब मैं यहाँ पर ईयर चाहिए मुझे, मैं यहाँ पर ईयर ले लेता हूँ और इसको F4 प्रेस करता हूँ तो ये फ्रीज हो जाती हैं और इन सबको मैं नीचे
कॉपी कर लेता हूँ। दोस्तों ये जो टेबल है वो किसी भी एम्प्लॉय की एनुअल परफॉर्मेंस का बनाना है, ठीक है। चूंकि केपीआई बना रहे हैं तो सीधी सी बात है, हम किसी भी प्रोडक्ट की या किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें उसी का डेटा चाहिए। तो अब ये किस ईयर का होगा, किस एम्प्लॉय का होगा, हम ये सब इसमें ऐड करेंगे फंक्शन के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका जो हेडिंग है टेबल का, यहाँ पर मैं इक्वल मार्क लगाता हूँ, डबल कोट्स के अंदर इस टेक्स्ट को बंद कर देता हूँ, ठीक है, और एंड लगाता हूँ। दो या दो से अधिक जो टेक्स्ट होते हैं या सेल्स होती हैं, उनके वैल्यू को, उनके टेक्स्ट को ऐड करता है, जोड़ता है, कॉन्कनेक्ट करता है, ठीक है। तो एंड लगाते हैं तो एंड से दो फंक्शन हमारे जुड़ जाते हैं। तो चलिए, हम तो एम्प्लॉय की बात हो रही है यहाँ पे, तो एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, कौन सा एम्प्लॉय, दिस, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बीच में गैप लगा देते हैं जिससे कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वर्ड के बीच में अंतर रहे, ठीक। अब मैं यहाँ पर एंड मार्क लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर गैप कर देता हूँ, यहाँ फिर एंड लगाता हूँ, है। और यहाँ पे मैं ईयर को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय डैन है, और कब का, 2012 का, ठीक। अब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम चेंज करता हूँ, तो मैं जेनिफर का नाम लेता हूँ, तो यहाँ पर जेनिफर का नाम आ जाता है। और जेनिफर का किस ईयर का डेटा हमें चाहिए वो चेंज करने के लिए यहाँ पे 2015 का, ठीक है, एनुअल परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय जेनिफर कब का, 2015 का डेटा। तो जैसे ही मैं यहाँ और यहाँ पर नाम, एम्प्लॉय के नाम में और ईयर में चेंज करूँ तो वो मेरा डेटा भी यहाँ पर चेंज हो जाए। इस तरह के मुझे यहाँ पर फंक्शन लगाना है। दोस्तों यहाँ पर मुझे थोड़े से चेंज करना पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया है वो ईयर लगाया है, वो ईयर केवल यहाँ पर चेंज करने के लिए, इसके टाइटल में चेंज करने के लिए मैंने लगाया, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर सारी ईयर चाहिए, जितने ईयर का मेरे पास डेटा है वो सारा यहाँ पर मैं मैनुअली टाइप कर देता हूँ, क्योंकि इसमें चेंजेस मुझे नहीं करना है। तो मैं इसको मैनुअली टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर कुछ फंक्शन को यूज करेंगे, और वो फंक्शन है सम इफ्स। दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त फंक्शन है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें हम एक कोई सा भी क्राइटेरिया ले लेते हैं, मान लीजिए मुझे डैन का 2012 के टोटल क्वांटिटी सेल की स्टेटस मुझे देखना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये जो डेटा है, मुझे कितना टारगेट था और कितनी सेल की, उसका मुझे डेटा यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो टारगेट कितनी थी, ठीक है, डैन की 2012 में इन सभी का टारगेट कितना था वो यहाँ पर है, और कितनी सेल की वो यहाँ पर है, ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम ये है, उसकी टोटल सेल यहाँ पर काउंट हो जाएगी इन सब की, ठीक। और टारगेट कितना था इन सब का वो यहाँ पर काउंट हो जाएगा। चलिए हम सम इफ फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं यहाँ पर एक सम इफ फंक्शन आपको समझाने के लिए पहले लगाता हूँ, उसके बाद मैं इस टेबल में इस फंक्शन को लगाऊंगा। डैन की 2012 में लैपटॉप की कितनी क्वांटिटी सेल की, ठीक है, ये मुझे काउंट करना है। तो चूंकि सम इफ जो है मल्टी क्राइटेरिया पे काम करता है, ठीक है, और सम इफ होता है वो सिंगल क्राइटेरिया पे काम करता है। तो हम सम इफ्स की बात करते हैं। तो सम इफ्स किस टूल टिप्स में सबसे पहले सम रेंज आ रहा है, यानी कि आप किस रेंज का सम चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास डेटा यहाँ पर है, और इस डेटा में जो क्वांटिटी है, ये टारगेट क्वांटिटी है और ये सेल क्वांटिटी है, ठीक है। तो सेल क्वांटिटी का मुझे सम करना है, ठीक है। ये पूरी रेंज है, मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो की दबाई थी, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने टोटल जो सेल क्वांटिटी है इसको सिलेक्ट करने के लिए, पूरी कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो जैसे दबाते हैं तो पूरा ही आपकी रेंज यहाँ पे सिलेक्ट हो जाती है, ठीक। हम यहाँ फार्मूला बार पे फिर से जाते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, ठीक। अब ये पूछा है क्राइटेरिया रेंज क्या है, यानी कि आपका क्राइटेरिया क्या है जिसकी आपको ये सेल क्वांटिटी सम करना है। मुझे सेल्समैन की करना है, फिर से वही की दबाता हूँ, कॉमा लगाता हूँ। तो सबसे पहला क्या हुआ, सबसे पहले हमारा सेल क्वांटिटी हो गई, इसको मैंने
पूरा सम कर लिया। क्राइटेरिया रेंज में मैंने सेल्समैन ले लिया। अब क्राइटेरिया क्या है, किस सेल्समैन की, यानी कि इस पूरे क्राइटेरिया रेंज में से किसी एक सेल्समैन का नाम मुझे क्राइटेरिया 1 में देना, ताकि मैं उसकी सेल क्वांटिटी को सम कर सकूं। वो कहाँ से सिलेक्ट करना है, वो मुझे केपीआई से करना है, ठीक है। तो मैं केपीआई पे चला जाता हूँ और यहाँ पर ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक सेल्समैन है और सेल्समैन की जो रेंज है वो यहाँ पर इतनी सारी है, ये वाली रेंज है, ठीक है। और ये रेंज हो गई क्वांटिटी की जो आपने सेल की है, ठीक है। मैं इसको ब्रैकेट से बंद कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर हुआ टोटल क्वांटिटी सेल बाई डैन, ठीक। ये इतना निकल के आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी फंक्शन को हम फिर से कॉपी कर लेते हैं, ठीक। सम इफ फंक्शन समझाने के लिए ये यहाँ पर अलग से टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक हमने सिंगल क्राइटेरिया पर काम किया, ठीक। मैं इस ब्रैकेट को हटा देता हूँ। अब इसी में मुझे ये निकालना है कि शर्त मेरी सेकंड क्राइटेरिया ये है कि मुझे 2012 की चाहिए, ठीक है। 2012 में डैन ने टोटल कितनी क्वांटिटी सेल की, ठीक है। अभी जो पहला वाला जो फंक्शन था इसमें सिर्फ इतना था कि डैन ने अभी तक टोटल क्वांटिटी कितनी सेल की, वो चाहे किसी भी ईयर की थी, ठीक है। अब हमें ईयर की भी कंडीशन ऐड करना है, ठीक है। तो ईयर की कंडीशन ऐड करने के लिए फिर से हमें क्राइटेरिया रेंज 2 देना पड़ेगा, जो हमने कहाँ पर दिया था, सेल्समैन के लिए दिया था, ठीक है। तो अब हमें सेल्समैन की जगह पे हमें इस ईयर का क्राइटेरिया पूरा देना पड़ेगा, ठीक। हम यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, वापस अपने केपीआई पे आते हैं। अब कंडीशन क्या है, 2012 की। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो क्राइटेरिया 2 है क्या है, 2012 है। ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर डबल केपीआई हो गया है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूँ, 149, यानी कि अब यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू निकल के आई है वो डैन की आई है, टोटल क्वांटिटी जो उसने सेल की है, ठीक है, और 2012 की। ये कंडीशन सिर्फ इस बात की थी कि डैन ने टोटल क्वांटिटी हमारे पूरे डेटा में, चाहे वो किसी भी ईयर का है, वो कितनी सेल की, वो 725 है। और यदि इरी में सिर्फ 2012 की हम निकालेंगे तो 149 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 2012 की हो गई, ठीक है। टोटल क्वांटिटी सेल बाई डैन ऑफ ईयर 2012। अब हम, ये दो कंडीशन हो गई, ये पहला क्राइटेरिया, ये दूसरा क्राइटेरिया। अब हम इसी फंक्शन में एक तीसरा क्राइटेरिया भी ऐड करेंगे कि कंडीशन अब ये बढ़ गई है। एक नई कंडीशन ये है कि वो क्वांटिटी सिर्फ लैपटॉप की होनी चाहिए। इसके लिए मैं इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और फार्मूला बार पे इसको फिर से एडिट करता हूँ और कॉमा लगाता हूँ। अब मेरी कंडीशन एक और बढ़ गई कि अब ये क्वांटिटी सिर्फ लैपटॉप की होनी चाहिए। यहाँ कॉमा लगाऊंगा और जो प्रोडक्ट नेम है उसमें मेरा लैपटॉप, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस है। ये मेरा किस कॉलम में है, वो मेरा प्रोडक्ट नेम इस कॉलम में। इस पूरी कॉलम की रेंज मुझे यहाँ पर देना है। मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, वापस केपीआई पे आता हूँ और यहाँ पर मैं उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उस प्रोडक्ट के नाम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट के नेम लिख रखे हैं, ठीक है। मैं ब्रैकेट बंद करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो अब ये क्वांटिटी किसकी हो गई, ये लैपटॉप की होगी। दोस्तों डैन ने 2012 में लैपटॉप की कितनी क्वांटिटी सेल की, ये 49 वही क्वांटिटी आ गई है। उम्मीद हो दोस्तों कि आपके लिए सम इफ फंक्शन समझ में आ गया होगा और अलग अलग क्राइटेरिया पे काम करना भी आ गया होगा, ठीक है। ये केवल डैन की टोटल क्वांटिटी उसने कितनी सेल की थी, कि चाहे वो किसी की ईयर हो, और 2012 की कितनी सेल की, वो सिर्फ 2012 की है। और 2012 में लैपटॉप की कितनी क्वांटिटी सेल की, वो यहाँ पर आपका आ गया है। अब मैं इसी फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ और दोस्तों मैंने यहाँ से फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसमें कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ सेल्स को, कुछ रेंजेस को हम इसमें फ्रीज करेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले इस रेंज को ले लेते हैं, इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं, F4 प्रेस करते हैं। इसी तरह से हम इस रेंज को भी सिलेक्ट करते हैं, F4 प्रेस करते हैं। और ये जो है, और ये V70 है, इसको अभी हमें फ्रीज रखना है, ठीक है। और इस रेंज को भी हम फ्रीज करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा ईयर है, ठीक है, हमें चूंकि नीचे भी कॉपी करना है और यहाँ पर भी कॉपी करना है,
तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे एक बार प्रेस करूँगा F4, 2 बार प्रेस करूँगा और 3 बार करूँगा, ठीक है, जिससे कि मैं इसे कॉपी आसानी से नीचे की तरफ भी कॉपी कर सकूँ। और इस वाली रेंज को भी हम फ्रीज करेंगे और इस वाली रेंज को भी हम F4 प्रेस करके फ्रीज करेंगे और इसे एक बार प्रेस करेंगे और 2 बार प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ प्रेस कर देता हूँ। तो ये डेटा अब डैन का 2012 का डेस्कटॉप का हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर फार्मूला बार पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि 2012 ही चल रहा है, ठीक। डेस्कटॉप का डेटा लिया है इसने और डैन का लिया है। अब मैं इसको यहाँ तक प्रिंटर तक कॉपी कर देता हूँ और इसी तरह से अब मैं इन सबको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा। तो ये डेटा सारा का सारा आपका डैन का आ गया है। इस रो में डेटा है 2012 का, इसमें 13 का, इसमें 14, इसमें 15 और इसमें 16 का, ठीक है। आप यहाँ पर कहीं भी क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक। ये 2014 का लैपटॉप का डेटा है, किसका, डैन का है, ठीक। यहाँ पर भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हो, ये प्रिंटर का 2015 का डैन का डेटा है। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैं जेनिफर का ले लेता हूँ, ठीक है। जेनिफर का डेटा यहाँ पर इस तरह से चेंज हो गया है। हम इनका सम कर लेते हैं, इस जगह पे टोटल सेल है, ठीक है। ये 2012 की टोटल सेल किसकी है, जेनिफर की हो गई। और इसी तरह से मैं इन सब को कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों हम टारगेट ले लेते हैं। टारगेट का बहुत ही सिंपल है, सम फंक्शन यूज करेंगे। तो सम में जो सम रेंज है हम यहाँ से ले लेते हैं और ये सम की जो रेंज है वो हमें किसकी लेना है, टारगेट की लेना है। तो टारगेट क्वांटिटी यहाँ से यहाँ तक नीचे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो दबाते हैं तो सारा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। किसका टारगेट लेना है हमें, सेल्समैन से, ठीक है। तो कौन से सेल्समैन का, वो क्राइटेरिया हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो सेल्समैन की कॉलम है, हम उसमें उसको ले लेते हैं, ठीक, कॉमा लगाते हैं। अब हम सेल्समैन का नाम लेते हैं तो सेल्समैन हमारा यहाँ पे है ही, तो मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ। ये सारी क्वांटिटी थी, तो ये क्वांटिटी जेनिफर की है। अभी इसमें ईयर ऐड नहीं किया है तो 2012 की है, तो इसमें एक क्राइटेरिया हम अभी और ऐड करेंगे। यहाँ से फिर से कॉमा लगाते हैं, ठीक है। अब हम इस सेकंड क्राइटेरिया में ईयर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्राइटेरिया में ईयर लेने के लिए फिर से डेटा जाएंगे तो ईयर वाली फील्ड हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। हम इसको ऊपर ले आते हैं, ईयर का पूरा कॉलम रेंज दे देते हैं, कॉमा लगाते हैं और ईयर कौन सी वाली लेना है वो हम ये दे देते हैं। ये 193 इसका टारगेट था, इसके अगेंस्ट इसने 142 सेल की, ये इसका टारगेट रहा और ये इसकी टोटल सेल रही, कब की, 2012 की। चलो हम इसको भी फ्रीज करते हैं, ठीक है। मैंने इसको भी फ्रीज कर दिया है, ठीक, और इसको भी फ्रीज करते हैं। हम इसको 1 2 3 टाइम प्रेस करेंगे, ठीक है, जिससे कि हम इसे नीचे कॉपी कर सकें। तो ये सबकी अलग अलग टारगेट आ गया, ठीक। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर एक स्क्रॉल बार इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ डेवलपर टैब पर जाते हैं, यहाँ इंसर्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाले जो फॉर्मेट कंट्रोल है इसमें एक स्क्रॉल बार है, ठीक। मैं इसको यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाके मुझे यहाँ पर 1 टाइप करना है, क्योंकि 5 साल का डेटा है मेरे पास, 12 से 16 तक। तो मिनिमम में 1 डालता हूँ, मैक्सिमम में 5 डालता हूँ और एक सेल लिंक कर लेता हूँ और वो सेल ये वाली है, इसको कर लेते हैं 14 को, ठीक। मैं ओके कर देता हूँ और इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ, ये बीच में आ जाएगा, ठीक। और इस वाले पार्ट को भी मैं मर्ज कर लेता हूँ, इसका कलर बैकग्राउंड भी इसकी ग्रीन कर लेते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मुझे ईयर की ज़रूरत नहीं है, तो इस वाले टाइटल में, क्योंकि यहाँ तो सारे सभी ईयर का डेटा है ऑलरेडी, तो मैं इसको ईयर हटा देता हूँ। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक फंक्शन लगाते हैं, इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे जाके। और इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं, थोड़ा सा लुक अच्छा आ जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं एक नेस्टेड इफ फंक्शन लगाता हूँ और नेस्टेड इफ का मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, यानी कि इफ के अंदर भी इफ फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा, इफ
B14 की जो वैल्यू है किसके बराबर हो, 1 की, तो क्या आए 2012, ठीक है, कॉमा, फिर एक फंक्शन लगाया, यदि V14 सेल की वैल्यू किसके बराबर हो, 2 के बराबर हो, तो क्या आए 2013, ठीक। फिर इस फंक्शन लगाते हैं इसमें, फिर B14 को सिलेक्ट करते हैं और इसकी वैल्यू यदि 3 हो तो हमें क्या चाहिए, 2014 चाहिए, ठीक है। और फिर B14 की वैल्यू यदि 4 के बराबर हो तो मुझे 2015 चाहिए, और यदि B14 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो, 5 के, तो मुझे 2016 चाहिए। और मैं इस फंक्शन को और एंटर प्रेस करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 1 है तो 2012 आया है, जब ये 2 होगा तो यहाँ 13 हो जाएगा, 3 है तो 14 हो जाएगा, 4 है सेल की वैल्यू यहाँ पर तो 15 हो जाएगा, और यदि 5 है तो 16 हो जाएगा। यानी कि मेरे 5 ही ईयर हैं, वह आप यहाँ पर देख सकते हो, केवल 5 ईयर का डेटा है, तो इसलिए वो काउंट यहाँ पर किया है और यहाँ पर इस तरह से इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक इफ फंक्शन लगाएंगे, और वो फंक्शन इसलिए लगाएंगे कि मुझे यहाँ पर, यदि यहाँ पर क्या हो, यदि यहाँ पर 12 हो तो ये 12 का टारगेट है, मुझे यहाँ चाहिए, बाकी की सेल्स में मुझे 0 चाहिए। और यदि यहाँ पर 2014 है तो 2014 जब हो तो यहाँ पर मुझे इसका डेटा चाहिए, बाकी का मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम फंक्शन लगाते हैं यहाँ पर इफ फंक्शन, तो इक्वल मार्क लगाते हैं, यदि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो, B21 के, तो मुझे क्या चाहिए, आई, ये वाली वैल्यू चाहिए ना, I21, ठीक है, अदरवाइज मुझे 0 चाहिए। ये फंक्शन मैंने यहाँ लगा दिया है, यहाँ मैंने इसकी ये वाली जो सेल मैंने यहाँ पर ली थी इसको फ्रीज कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की तरफ। दोस्तों यहाँ पर पांचों सेल्स में इफ फंक्शन हो गया है। अब हम यहाँ स्क्रॉल करते हैं तो जैसे ही मैंने स्क्रॉल किया तो 2012 का डेटा हट गया, बाकी के ईयर का डेटा भी नहीं है, और केवल 13 का है क्योंकि 13 यहाँ पर है, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पे स्क्रॉल किया तो 14 है तो केवल 14 के टारगेट आया, ठीक। दोस्तों अब हम यहाँ पर इंडेक्स फंक्शन लगाते हैं लैपटॉप, क्योंकि मुझे इन सब का डेटा चाहिए, तो इसके लिए मैं एक इंडेक्स फंक्शन लगाता हूँ, और एरे में लैपटॉप से लेके प्रिंटर तक का सारा डेटा लेना है, क्योंकि लैपटॉप, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर का डेटा यहाँ पर है, ठीक है। इधर आ जाते हैं, फार्मूला बार पे आते हैं, ठीक है, और इसको मैं फ्रीज कर लेता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, और अब मुझे यहाँ पर रो नंबर देना है, क्योंकि मेरा इस वाले एरे में पहली रो 2012 की है, 13 की दूसरी है, इस तरह से ये 5 रो में है, ठीक है। तो मुझे बजाय यहाँ देने के ये सिलेक्ट कर लेता हूँ B14 वाली सेल, ठीक है, इसको फ्रीज कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं। पहले कॉलम में लैपटॉप का डेटा है और लैपटॉप का ही डेटा मैं अब यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पहला कॉलम लेके एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है, 14 आ गया है। अब मैं इन सबको यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ और यहाँ पर सबके कॉलम चेंज करता हूँ, ठीक है। ये दूसरा है कॉलम, तो दूसरे कॉलम में 18 किसके हैं, डेस्कटॉप के, तो डेस्कटॉप का डेटा आ गया। और यहाँ पर 3 कर देता हूँ, 3 में कीबोर्ड का 0 है, माउस पे आ जाते हैं, 4 कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना है प्रिंटर का, 45, तो ये 5 नंबर का कॉलम आ गया, ठीक है। तो अब इन सब का डेटा आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेम डेटा आ गया। मैं जैसे ही स्क्रॉल बार को आगे पीछे करता हूँ तो ये डेटा चेंज होता रहता है, आप यहाँ पर देख सकते हो 50 और 46, 0, 25, 102, ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ाते हैं इन सब का डेटा ईयर वाइज आता रहता है, ठीक है। ये 15 का डेटा हो गया, ठीक, आप देख सकते हो 15 का डेटा यहाँ पर ये आ गया। और दोस्तों यहाँ पर मैं सम फंक्शन लगाता हूँ, किसका सम करना है मुझे, यहाँ से लेके प्रिंटर तक का, ठीक है, क्लोज कर देते हैं, कट। दोस्तों हमने अपनी डेटा टेबल तैयार कर ली है, ठीक है, हमारी इतने सारे डेटा से
और काफ़ी बड़ा डेटा है मेरे पास। तो इस डेटा से मैंने क्या कर लिया है, अपनी टेबल में सारी चीज़ें सम कर ली हैं और डेटा फिल कर लिया है। चलिए दोस्तों, अब हम इसमें कुछ चार्ट इंसर्ट करते हैं, और उससे पहले मैं यहाँ पर व्यू टैब पे जाके ये ग्रिड लाइन इसकी हटा लेता हूँ। यहाँ इंसर्ट टैब पर जाते हैं और यहाँ पर हम बार चार्ट ले लेते हैं। ये एक ब्लैंक बार चार्ट है। तो दोस्तों, अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे चार्ट में, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ से ये मंथ नहीं आएगा, केवल यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है डेटा को, इसलिए इसका नाम मैंने सिलेक्ट रखा है। अब हम इसको राइट क्लिक करते हैं और सिलेक्ट डेटा ऑप्शन पे जाते हैं, ऐड पे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर टोटल सेल जितनी भी है मुझे लेना है, ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सीरीज वैल्यू में इसकी जगह पे हम इसे ले लेते हैं, इसे ओके कर देते हैं, ठीक। एक और डेटा लेते हैं, ठीक, यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और अब मुझे ये वाला डेटा चाहिए, ओके कर देते हैं। हमारे चार्ट में दोस्तों ये डेटा आ गया है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ, इनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पर मुझे ईयर लेना है, तो मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ और एडिट पे जाके यहाँ पर मैं ये ईयर सेलेक्ट करके कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। और इसे यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, और इसका जो वार का एरिया इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। और टाइटल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाते हैं, ठीक है, नो फिल कर देते हैं। इसमें थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं, राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाते हैं, ठीक है, डेटा सीरीज पे, और इसका जो लेवल है थोड़ा सा कम कर दे, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है। इनके बीच का जो गैप है हम उसे कम कर देते हैं। अब हम एक और चार्ट इसमें इंसर्ट करते हैं, और ये ले लेते हैं और इसमें राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके ओके कर देते हैं, ठीक। और इनके जो लेजेंड्स हैं उनको हम लेफ्ट में एडजस्ट कर लेते हैं और डेटा लेवल इसमें ऐड कर लेते हैं। साइज थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और मुझे इसमें चेक करना है, ये डेटा का टोटल तक मुझे नहीं लेना है, प्रिंटर तक लेना है, तो एच हटा के यहाँ पर जी कर देता हूँ। अब ये डेटा केवल प्रिंटर तक है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, ठीक है। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। दोस्तों, ये हमारे दोनों चार्ट बन गए। दोस्तों, जब भी हम यहाँ पर स्क्रॉल बार को चेंज करते हैं तो हमारे इसमें मूवमेंट होती है और अलग अलग टाइप का डेटा यहाँ पर हमें शो करने लगता है, ठीक है। हम इसका जो बॉर्डर है इसको भी हटा देते हैं, ठीक। तो इसकी आउटलाइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब ये दो दो चार्ट ओवरलैप है, ठीक है, तो आपको इसको समझने में भी आसानी होगी। हम इन पर भी डेटा लेवल ऐड कर लेते हैं, ठीक। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये रेड वाली बार है, ठीक है, ये हमारी टारगेट वाली बार है, और ये इनकी सेलिंग क्वांटिटी की है, ठीक है। तो बाकी की यहाँ पे टारगेट शो नहीं करेंगे। जब हम स्क्रॉल के लिए दाएं बाएं लेफ्ट राइट करेंगे तब उसी के पास पहुंचेगी, बाकी के ये जीरो है। तो हम इन सबको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, डेटा लेबल्स को राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट डेटा लेवल पे आते हैं, ठीक। सबसे नीचे नंबर फॉर्मेट है, ठीक है, यहाँ पर हम एक कोड पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो वो कोड कौन सा होगा वो यहाँ पर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, आप इसको जूम करके देख लीजिएगा। मैं इसको अलग से भी आपके सामने पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये वो कोड है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर ऐड कर लेना। तो मैं इन पे जाता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पर जो कोड, इसको जनरल को डिलीट करता हूँ, यहाँ पे वो कोड पेस्ट कर देता हूँ और ऐड पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मेट कोड इस बात का है कि जो मेरी जो टारगेट वाली बार्स हैं उन बार्स में जब भी जीरो आएगा तो वहाँ पर ये
नील दिखाएगा, और जहाँ पे 0 से ऊपर की वैल्यू होगी वहाँ पर ये डेटा को शो करेगा। ठीक है, आप देखिए मैंने जैसे क्लिक किया तो बाकी की जगह पे 0 हट गया है। ठीक है, और जहाँ पर डेटा है, टारगेट का डेटा अवेलेबल है, वहाँ पर ये डेटा को दिखाएगा। ठीक है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल बार को लेफ्ट राइट करता हूँ, मैं अभी लेफ्ट में आ गया, तो अब ये लेफ्ट पे आ गई है और बाकी के 0 हो गए। तो आप जिसका डेटा देखना चाहेंगे आप इस स्क्रॉल बार से भी चेंज कर सकते हो। अब हम इस चार्ट का जो इसके हम बैकग्राउंड को भी अनफिल कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो डेटा है, चार्ट का डेटा है, इस समय आपके सामने जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक ही सेल्समैन का है, सेल्स पर्सन का है, वो है जेनिफर। ठीक है, अब मैं जब भी हम इसमें चेंज करते हैं तो ये डेटा चेंज होता है और इसके अकॉर्डिंग ये चार्ट भी चेंज होता है। ठीक है, और जब चार्ट चेंज होता है तो हम ईयर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक, ये कौन से ईयर का है, 13 14, ठीक है, 12 13 14 या किस ईयर का, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमें इसका एक टाइटल भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और वो ये टेक्स्ट बॉक्स मैं यहाँ से ले लेता हूँ और इसे यहीं पे इंसर्ट करता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ रहने देता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसको हटा देते और इसको मैं यहाँ पे बीच में ले लेता हूँ। दोस्तों अब हम इसका टाइटल चेंज कर लेते हैं और इसका टाइटल वही रखेंगे जो हमारा नीचे यहाँ पर ये वाला है। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे और फार्मूला वाल पे क्लिक करते हैं और इक्वल मार्क लगाते हैं और नीचे जो हमारा टाइटल है इस पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर देते हैं। तो हम यहाँ पर हमारा वही टाइटल आ जाता है जो हमारी टेबल का टाइटल है। ठीक है, हम इसकी आउटलाइन को यहाँ से हटा देते हैं। आप चाहें तो इस स्क्रॉल बार को इसके ठीक चार्ट के ठीक नीचे भी लगा सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा गैप कर दीजिए और इसको उठा के यहाँ पर लगा दीजिए। ठीक है, और इसको छोटा कर दीजिए। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं और डेटा को चेक कर सकते हैं। ये जैसे ही हम स्क्रॉल बार चेंज करते हैं तो ईयर चेंज होती है। ठीक, और दोस्तों 2016 में बहुत ही कम डेटा अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर चार्ट में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत, आप यहाँ भी देख सकते हो 2016 में सिर्फ प्रिंटर की सेल हुई है, इस वजह से डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो डेटा है इस समय मेरे दो चार्टों का है और पहले वाले चार्ट में जो एम्प्लॉय हैं, सॉरी ये एम्प्लॉय की जगह मुझे सेल्समैन करना है, तो मैं यहाँ पर इसको चेंज कर देता हूँ, सेल्स पर्सन। ठीक है, तो सेल्स पर्सन यहाँ हो गया है। तो जो सेल्स पर्सन है उसका डेटा है और ये दो चार्टों में है। ठीक है, जो अभी मैंने सेलेक्ट किया है वो चार्ट आपका इस वाले डेटा से बना है जो 2015 का है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो नीचे वाला चार्ट है, ये चार्ट पूरी सेल्स बताता है और ये सेल बताता है सिर्फ एक ही सेल्स पर्सन की, प्रत्येक ईयर की बताता है। ठीक, लेकिन टारगेट वो केवल उसी ईयर में बताएगा जिस ईयर में हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अभी हमने स्क्रॉल बार से जो टारगेट है वो सिलेक्ट किया है, तो उस ईयर में यहाँ पे इसका टारगेट था और टोटल 133 उसने सेल्स की थी। तो 133 टोटल सेल्स की थी इसने 2014 में। ठीक है, और 184 इसका टारगेट था। तो ये अभी भी अपने टारगेट से दूर है और डेटा के अनुसार ये सभी सेल्स पर्सन जो है अपने टारगेट की अपेक्षा काफ़ी दूर है। आप जब भी इन सभी वैल्यू को काउंट करेंगे 86, 50, 31 और 39, 86, 39, 0 और 31 और 50, तो ये 206 बैठेगी। ठीक है, 206 बैठेगी और ये 206 इसकी वैल्यू है। तो ये सभी प्रोडक्ट का है, एक साथ है। तो सारे प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है, सेल क्वांटिटी 206 है और जो टारगेट क्वांटिटी इसकी थी वो 275 थी, जो अपने टारगेट से काफ़ी दूर है। तो इस तरह से इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे पास डेटा इस तरह का है कि इस डेटा में सभी अपनी अपनी परफॉर्मेंस नेगेटिव है, इसमें ईयर भी ऐड करना है। तो ये किस ईयर का डेटा है, ठीक है,
तो ईयर हम नीचे तो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इससे क्लियर हो रहा है कि ये 14 का डेटा है। और थोड़ा सा और लेफ्ट स्लाइड करते हैं तो ये 2013 का डेटा है, लेकिन मुझे स्टेटस में भी चाहिए, तो इसके लिए मैं एक जगह पर डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर नीचे ही ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने यहीं से लिया है। तो यहाँ पे एंड मार्क लगाता हूँ, ठीक है, गैप करता हूँ, फिर से एंड लगाता हूँ। तो मुझे गैप नहीं करना है, यहीं पे लिखना है, ठीक है, ऑफ ईयर, ठीक। लास्ट में आते हैं और ईयर ये सिलेक्ट करके एंटर कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गया। तो अब हम जब भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो हमें इसके इसके जो टाइटल है वो भी दिखाई देने लगेगा, ठीक है। ये 15 का है, ये 16 का हो गया है। और जब भी हम सेल्समैन चेंज करेंगे तो अब उस सेल्समैन का नाम आ जाएगा। तो मैं रसेल का चेक कर लेता हूँ डेटा, तो रसेल का भी डेटा यहाँ पर आ गया है, ठीक। आप इसको इंटरेक्टिव करने के लिए, अच्छी और बेहतर लुक देने के लिए आप फॉर्मेट पे आ सकते हैं और यहाँ पे जो स्पेशल इफेक्ट है आप यहाँ प्रीसेट पे जाके ये सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका इफेक्ट और अच्छा लुक हो जाएगा। इसी तरह से हम इनको भी एक अच्छा लुक दे देते हैं। आप इसकी अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसका पेज सेटअप है उसको सेट कर लेते हैं। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, पेज लेआउट पे जाते हैं और यहाँ पे सेट प्रिंट एरिया पे चले जाते हैं, ठीक है। अब हम इसका चेक करते हैं कि हमने यहाँ पर इसका प्रिंट व्यू में क्या दिख रहा है, ठीक है। अभी हमारी इसमें थोड़ा सा हम सेट करेंगे, तो मैं इसको सबसे पहले इसको A4 साइज में सेट कर लेता हूँ। A4 में है, ठीक है। इस पेज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और यहाँ सबसे नीचे पेज सेटअप पर जाते हैं और मार्जिन पे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो ये पेज हमारा बीच में आ जाता है, ठीक है। और इस पेज का थोड़ा सा साइज बढ़ा लेते हैं। इसको हम पेज ब्रेक व्यू पे पहुंच के चेक कर लेते हैं। अब थोड़ा सा बढ़ गया है तो हम इसको थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ ले आते हैं। इसको थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं ताकि जब भी पेज प्रिंट हो तो सारा डेटा आ जाए। इन कॉलम्स को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब इसका साइज भी पेज का बढ़ जाएगा। अब ये फुल पेज पर आने लगेगा। देखो, आप इनके फॉन्ट भी चेंज कर सकते, फॉन्ट को ब्लैक कर सकते हो, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जाके जो फॉन्ट है वो आप ब्लैक सेलेक्ट कर लीजिए इन सब के। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी भी कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं या सेल्समैन होते हैं उनकी परफॉर्मेंस का हम इस तरह से इंडिकेटर बना सकते हैं। तो दोस्तों अब आप इसमें देख सकते हैं जो पहला वाला चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट आपकी प्रोडक्ट वाइज सेल्स को बताता है, एक ईयर की, प्रत्येक साल की, ठीक है। और जो नीचे वाला है वो सारे प्रोडक्ट्स की टोटल सेल्स के बारे में बताता है, ठीक है। और हम इस ईयर अपना चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हमारा डेटा है, यहाँ से हमने डेटा लिया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये डैशबोर्ड अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों इस फाइल को लेने के लिए मैं इस फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।